बिहार विधानसभा और संसद में हंगामा मचा हुआ है। बिहार चुनाव में जिस तरह से एसआईआर लागू किया गया है और शोषित वंचित समाज के वोट काटे जा रहे हैं, सोचिए आज तो चुनाव आयोग ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को कह दिया कि वोटर लिस्ट, वोटर कार्ड या राशन कार्ड या आधार कार्ड को हम नहीं स्वीकार करेंगे। वो कह रहे हैं कि 98% एप्लीकेशन जमा हो गया है। सच्चाई ये है कि बीएलओ अपनी मर्जी से जिसका चाहे नाम घुसा रहे हैं, जिसका चाहे नाम काट रहे हैं। संसद का सत्र चल रहा है, वहां राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला है, अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला है और बिहार को लेकर बवाल कट रहा है। वहीं बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी मोर्चा संभाला है। कांग्रेस यहां भी एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। तो संसद में विपक्ष पहली बार ताकतवर लग रहा है कि अब डेमोक्रेसी की वापसी हो गई है, क्योंकि अब बीजेपी के पास सिर्फ 240 है। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू पर उनकी सरकार है और जैसे ही ईडी को फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ईडी को साफ कहा कि मैं जानता हूं आप किसके इशारे पर काम कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल टूल बन गए हैं। दरअसल सिद्धारमैया की पत्नी के मामले में केस किया गया था, जैसे भूपेश बघेल के बेटा को जेल में डाल दिया गया है। तो भारत में बाबा साहब का संविधान है, लोकतंत्र की गहरी जमीन है, बहुत लंबा टिके नहीं सकते हैं। कौन जानता था कि धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ेगा, देना पड़ा। लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्या नहीं किया धनखड़ साहब ने बीजेपी के लिए। राजस्थान में बीजेपी चुनाव जीत गई, हरियाणा में जीत गई, वो जाट समाज से थे, दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया गया। अब कोई अगला उपराष्ट्रपति बिहार से होगा, अति पिछड़ा हो सकता है, असम से हो सकता है, बंगाल से हो सकता है या यूपी से, क्योंकि अति पिछड़े का मामला है, पिछड़ा का मामला है। योगी आदित्यनाथ पर भी तलवार गिर सकती है। लेकिन मैं आपको ले चलूंगा संसद में। बिहार विधानसभा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रोटेस्ट किया, संसद में अखिलेश यादव, राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी चूक हो रही है। प्रधानमंत्री का रास्ता जो है वो यूपी से जाता है। यूपी में 80 लोकसभा की सीटें हैं, वहीं से 40 से 43 सीटें बीजेपी को नुकसान हुआ था। विपक्ष के रणनीतिकार इसको समझ नहीं रहे हैं। वो भले ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल जवाब कर रहे हैं, अच्छा बात है, करिए। प्लेन क्रैश भी मुद्दा है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, विदेश नीति भी मुद्दा है, संसद पर पहलगाम वाला भी मुद्दा है। लेकिन असली मुद्दा जो है वो ये लोग छोड़ रहे हैं। असली मुद्दा है यूपी में जिस तरह से स्कूल बंद हुआ है। कहा जा रहा है कि 26,000 स्कूल बंद हो गए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कल पटना में कहा कि ये सरकार मुझे, केंद्रीय मंत्री या यूपी सरकार मुझे ये सारे स्कूल लीज पर दे दे, क्योंकि बिल्डिंगें बनी हुई है। अगर उनके पास पैसा नहीं है तो हमें लीज पर दे दे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे अपने खर्चे से, हम टीचर लाएंगे। भीम आर्मी जो है वो स्कूल को चलाएगी। सोचिए, 26,000 स्कूल अकेले यूपी में बंद किए गए हैं। 90,000 स्कूल देश में बंद किए गए। वो सरकार जो कांवड़ियों पर फूल बरसाती है, वो सरकार जिसका कुंभ का बजट 15,000 करोड़ है, वो सरकार जो अयोध्या में दीप प्रज्वलित करने में करोड़ों रुपए का बजट देती है, आखिर स्कूल क्यों बंद हो रहा है? इसके पीछे की क्या वजह है? इसके पीछे की वजह है कि दलित पिछड़े अगर पढ़ जाएंगे तो सवाल उठाएंगे, उनकी नौकरी देनी पड़ेगी। 26,000 स्कूल बंद मतलब 13,000 हेडमास्टर की नौकरी गई। उसके बाद 50% SC ST OBC की नौकरी गई। अब SC ST OBC करेगा क्या? अगर वो नौकरी कर लेगा तो फिर अपने बच्चों को पढ़ाएगा, IAS कलेक्टर बनाएगा, इंजीनियर डॉक्टर बनाएगा। वो सवाल भी पूछेगा, राजनीतिक भागीदारी का भी सवाल पूछेगा। यही बीजेपी और RSS को अखरता है। वो चाहते हैं कि इस देश के दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक सवाल न पूछे, वो तर्कन खड़ा ना हो, वो उनके आगे पीछे करते रहें। मुझे ताज्जुब होता है। सोचिए, राजभर जी पर सवाल उठता है। राजभर जी तो कम से कम बहुजन आंदोलन को समझते हैं। उनका बेटा अरुण राजभर कह रहा है कि ओबीसी का आरक्षण 52% करिए। अरे जब आपके बच्चे पढ़े लिखे ही नहीं रहेंगे तो आरक्षण का क्या कीजिएगा? मुझे ताज्जुब होता है अनुप्रिया पटेल पर कि आप किस मुंह से उस गठबंधन के साथ हैं। मुझे ताज्जुब होता है निषाद से, बीजेपी से, योगी आदित्यनाथ से कोई उम्मीद नहीं है। ताज्जुब होता है उन बहुजन समाज के नेताओं से जो सामाजिक न्याय और सोशल जस्टिस के नाम पर गए थे। क्या आज सोनेलाल पटेल होते और स्कूल बंद हो रहा होता तो वो सत्ता में बने रहते? क्या ओम प्रकाश राजभर को अच्छा लग रहा है कि राजभर समाज का बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा? क्या निषाद जी को समझ में आ रहा है कि उनके बच्चों के स्कूल बंद हो रहे हैं? 26,000 स्कूल बंद हुए हैं। प्राइवेट स्कूल बढ़ रहा है, सरकारी स्कूल बंद हो रहा है। सवाल है कि गरीब के बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाएगा तो वो क्या बनेगा? सिर्फ मजदूर बनेगा। और मजदूर से दिक्कत नहीं है, मजदूर भी बनेगा तो वो गुलाम हो जाएगा। वो जीवन भर मजदूरी करेगा और कभी अपने खिलाफ हो रहे गैर बराबरी के खिलाफ बोल नहीं पाएगा।
फिर उसका बच्चा भी मजदूर रह जाएगा। एक पीढ़ी जब मजदूर बना दिया जाता है तो वो अगली पीढ़ी को स्कूल कॉलेज भेजकर उस गरीबी से निकल सकता है, उस लाचारी और बेबसी से निकल सकता है। लेकिन अगर आपको पीढ़ी दर पीढ़ी किसी को मजबूर बनाना है, लाचार और बेबस बनाना है, तो उसका एजुकेशन रोक दीजिए। बाप मजदूर, बेटा मजदूर, उसके दादा मजदूर थे, उसके पोते मजदूर होंगे। वो मजदूरी के चक्कर जाल में इस तरह से घिर जाएगा कि उससे आगे कुछ बात ही नहीं बनेगी। यही आरएसएस की प्लानिंग है और इसी का मैं विरोध कर रहा हूं। बिहार में कम से कम ये काम अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन अब नीतीश कुमार का दौर खत्म हो रहा है, ये भी हो सकता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी स्कूल बंद हो रहा है। तो मुझे लगता है कि विपक्षी नेताओं को स्कूल बंद का जो मामला है उसको बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए। इससे ये होगा कि दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक एकजुट होंगे और कम से कम अखिलेश यादव को सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो स्कूल का बनाना चाहिए। ये स्कूल जो 26,000 बंद हुए हैं 26,000 गांव में, ये 26,000 गांव के जो स्कूल हैं, अखिलेश यादव कहें कि हम इस स्कूल को सत्ता में आने के बाद शुरू करेंगे और ऐसे स्कूल और बनाएंगे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि हम स्कूल को हमको दे दिया जाए, हम लेने के लिए तैयार हैं। मायावती जी को इसका बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए और संसद में भी स्कूल बंद पर सबसे बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए, क्योंकि अब कम से कम मजदूर से मजदूर आदमी भी अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजना चाहता है, पढ़ाना चाहता है, वो इस गरीबी के मकड़जाल से निकलना चाहता है। आज किसी ने सच ही पूछा है कि इनकम टैक्स ईडी कभी गरीबों के घर भी छापा मारे कि इतने कम पैसे में वो गुजारा कैसे कर रहे हैं। अगर आपके पास पढ़ाई नहीं होगा तो आपके दादा भी मजदूर थे, आप इसलिए आपके पिता भी मजदूर होंगे, आपका बेटा भी मजदूर होगा, आपके पोते भी मजदूर होंगे। अगर पढ़ाई का मौका मिलेगा तो एक पीढ़ी मजदूर है तो दूसरी पीढ़ी कम से कम चपरासी बनेंगे, तीसरी पीढ़ी में क्लर्क बनेंगे, चौथी पीढ़ी में आईएएस पीसीएस बन सकते हैं, पांचवी पीढ़ी में आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। सुधार एक प्रक्रिया, लेकिन अगर आपको शिक्षा से वंचित रख दिया जाएगा, यही है मनुवाद। दरअसल यही बंच ऑफ थॉट्स, यही आरएसएस इस देश में लागू कर रही है। लेकिन मुझे शर्म आती है खुद पर और उन बहुजन समाज के तमाम नेताओं पर जो अपने सत्ता के लिए अपने ही समाज की बलि दे रहे हैं। लेकिन मैं उनको समझा दूं, जिस तरह से धनखड़ का यूज खत्म होते ही दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया गया, क्योंकि जाट समाज से काम निकल गया, हरियाणा में वोट मिल गया, राजस्थान में सरकार बन गई, धनखड़ साहब को निकाल दिया गया। आपका भी समाज जिस दिन राजनीतिक रूप से मर जाएगा, सवाल पूछना बंद कर देगा और धर्म के नाम पर बीजेपी के साथ खड़ा हो जाएगा, उस दिन न अनुप्रिया पटेल बचेंगी, न राजभर बचेंगे, न निषाद बचेंगे। नीतीश कुमार का हर्ष पता है, जगन मोहन रेड्डी का हर्ष पता है, जांच चल रही है, नवीन पटनायक का हर्ष पता है, आपका भी वही हर्ष होगा। तो आरएसएस किसी का सगा नहीं है। जो आरएसएस नरेंद्र मोदी को अब हटाना चाहता है, जो शख्स ओबीसी बनकर बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आया, बीजेपी आरएसएस को सत्ता में ला दिया। बीजेपी आरएसएस ने क्या किया? मीडिया पर कब्जा है उसका, कॉलेज यूनिवर्सिटी पर कब्जा हो गया, जुडिशियरी पर संघी लोग भर गए हैं, बिजनेस में उनके लोग पहले से थे, स्पोर्ट्स, सिनेमा, सब जगह कब्जा कर लिया गया है। अब उसे लग रहा है आरएसएस को कि अब हम 50 साल हमको कोई डोला नहीं सकता है। और अगला जो प्रधानमंत्री बनेगा, पता नहीं वो आइडियोलॉजिकली कितना स्ट्रांग हो। राहुल गांधी बोल रहे हैं लेकिन भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम तो भरोसा कर रहे हैं क्योंकि वहाँ अनिल जय हिंद और राजेंद्र पाल गौतम जैसे लोग हैं। और राहुल गांधी लगातार मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस की बात कर रहे हैं। वहां पर कोई लालू यादव, कोई मान्यवर कांसी राम साहब, कोई मायावती, अखिलेश यादव अब पीडीए कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो खुलकर नहीं बोल रहे हैं। तो आरएसएस ने जो इस देश पर कंट्रोल कर लिया है, कब्जा कर लिया है मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस पर, वो कब्जा हटाने में 50 साल लगेगा। और वो भी तब जब कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक सोच का आदमी प्रधानमंत्री के पद पर बैठे और तमाम सिस्टम को ठीक करे। तो आरएसएस ने इस देश को कंट्रोल कर लिया है और वो कंट्रोल तब तक बना रहेगा जब तक इस देश के बहुसंख्यक आबादी, जिनको हिंदू कहा जा रहा है और जिनके स्कूल के रास्ते बंद हो रहे हैं, अगर वो गरीब होंगे, मजदूरी करेंगे, तो अगर वो बीमार पड़ेंगे तो इलाज भी नहीं करा पाएंगे, वो मर जाएंगे। तो ज्यादातर बच्चे को अनाथ, महिलाएं अनाथ हो जाएंगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे, उनके बाप कम उम्र में। हमारे ऐसे भी शोषित वंचित समाज के लोग का हेल्थ अच्छा नहीं है। तो सरकारी स्कूल बंद करो, सरकारी अस्पताल बंद करो, सरकारी नौकरियां खत्म करो। जो पढ़ लिख गए हैं उनको नौकरी नहीं देनी है और जो नस्लें हैं उनको पढ़ने लिखने नहीं देना है।
सेना तक पर कंट्रोल है। ऑपरेशन ये जो है ना अग्निवीर, ये सेना को कंट्रोल करने के लिए है। हाँ, आप कांवड़ लेके जाइए, फूलों की बारिश होगी। आप गाड़ी फूंक दीजिए, मारपीट कीजिए, तो भी आप पर FIR नहीं होगा, क्योंकि आपको धर्म के नाम पर उनको वोट देना है। तो धर्म के नाम पर अंधविश्वास और कर्मकांड को बढ़ावा दिया जाएगा और दलित पिछड़े 90% लोगों को गुलाम बना लिया जाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार वो बहुजन नेता हैं जो अपने हित के लिए अपने समाज की बलि दे रहे हैं। जिस दिन समाज भी नहीं बचेगा, उस दिन उनका भी हाल धनखड़ वाला होगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।